नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में इसको मनाने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में स्टार्टअप्स को मजबूत करने की जरूरत है और हमें देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी ने पहले चरण के 58 सीटों में 57 सीटों पर और दूसरे चरण की 55 सीटों में 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से लड़ेंगे चुनाव। नोएडा से पंकज सिंह, खुर्जा और बागपत से योगेश धामा लड़ेंगे चुनाव। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, महीने भर से हमारी समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा चल रही थी। मैंने कल अखिलेश जी से मुलाकात भी की, लेकिन 2 महीने के बाद कल अपमानित किया, वो दुखद। मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर यूपी चुनाव के पहले चरण के 58 में से 53 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि तमाम दल गठबंधन करके हमें सत्ता में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता हमें सत्ता में वापस लाएगी। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि इस बार भी सत्ता में हम सर्वजन हिताय के तहत ही काम करेंगे। थल सेना दिवस के मौके पर आज थल सेना की ताकत देखने को मिली। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में परेड की सलामी ली। पहली बार भारतीय सैनिकों की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म की झलक भी देखने को मिली है। डिजिटल पैटर्न पर निफ्ट ने तैयार की गई इस यूनिफॉर्म को ही सैनिक युद्ध के मैदान और ऑपरेशन एरिया में पहना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के मौके पर सैनिकों और उनके परिवार को शुभकामनाएं और बधाइयां दी है। पीएम मोदी ने आर्मी डे के अवसर पर कई तस्वीरों को शेयर किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सेना दिवस के अवसर पर हमारे साहसी सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारतीय सेना अपनी बहादुरी और जाबाजी के अंदाज के लिए जानी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भारतीय सेना के जवान प्रतिकूल इलाके में सेवा करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं सहित मानवीय संकट के वक्त लोगों की मदद करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने थल सेना दिवस पर देश के वीर जवानों और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि देश को जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, हमारे जवानों के अदम्य साहस, निष्ठा और समर्पण पर देश को गर्व है। दिल्ली सीमावर्ती राज्य पंजाब और जम्मू कश्मीर में दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में एक लावारिस बैग में आईईडी मिला, जिसको निष्क्रिय किया गया। पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के अमृतसर में भी 5 किलो का आरडीएक्स बरामद हुआ है। आशंका है कि आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों ने चुनाव के दौरान धमाकों के लिए विस्फोटक सामग्री भेजी थी। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार में आम लोगों को निशाना बनाने के लिए बोरी में छिपाकर रखी गई प्रेशर कुकर आईडी भी बरामद की गई है। समय रहते इसको भी निष्क्रिय कर दिया गया। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है। इसमें 30,000 तक की नौकरियों में आरक्षण लागू होगा। कंपनियों को स्थानीय युवाओं को तवज्जो देनी होगी। कानून प्रभावी होने से 10 साल तक ये लागू रहेगा। स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण की घोषणा से फरीदाबाद के युवाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। युवाओं का कहना है कि सरकार का यह फैसला हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत कामयाब होगा। इससे युवाओं को फायदा मिलेगा। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि सरकार का फैसला ठीक नहीं है। सरकार ने जो फैसला लिया है वो सिर्फ हरियाणा के युवाओं के लिए है। बाहर से आकर रहने वाले लोगों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर गोला चिका बीजेपी विधायक ईश्वर सिंह पर बरसे। कहा, ईश्वर सिंह ने विकास के मामले में गोला चिका को पिछड़ा किया। कुलवंत बाजीगर ने जेजेपी ईश्वर सिंह पर SC/ST के झूठे मामले दर्ज करवाने के आरोप लगाए। कहा कि ईश्वर सिंह ने गोला चिका में दलित और सामान्य वर्ग के लोगों के बीच भाईचारे में दरार डालने का काम किया। कुलवंत बाजीगर ने ईश्वर सिंह की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कहा कि ईश्वर सिंह उनके किए गए विकास कार्यों का श्रेय लेने में लगे। तराई सत्र पर पड़ने वाले बरसात के असर को दूर करने के लिए सोनीपत चीनी मिल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मिल प्रशासन ने खोई को भीगने और नमी से बचाने के लिए अब शेड तैयार करने का फैसला किया।
चीनी मिल में करीब 440 वर्ग मीटर में शेड तैयार किया जाएगा। इसके बाद बरसात या फिर ज्यादा ओस पड़ने पर भी कोई गीली नहीं होगी और पेराई सत्र में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चीनी मिल में गन्ने की पेराई से मिलने वाली खोई को ही बॉयलर चलाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुगर मिल के जिस क्षेत्र में खोई निकलती है उस क्षेत्र में अब तक शेड जैसी सुविधा नहीं थी। इसके चलते बरसात होने पर खोई गीली हो जाती थी। बॉयलर को सूखा ईंधन न मिलने से पेराई का काम प्रभावित होता है। पेराई का काम प्रभावित होने से इसका सीधा असर किसानों पर दिखाई देता है। किसान पिछले लंबे समय से खोई को सूखा रखने के लिए शेड बनाने की मांग कर रहे थे। गरीब परिवारों के छात्रों को 134A के तहत एडमिशन आज आखिरी दिन। अभी तक जिले के 1953 पात्र बच्चों को दाखिला नहीं मिला। सरकार के आदेश नहीं मानने पर शिक्षा विभाग ने 258 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव ने अधिकारियों के साथ दौरा किया। ज्वाइंट कमिश्नर ने सब्जी मंडी की पूरी व्यवस्था को देखा। सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले लोगों से कहा कि गंदगी के आलम को खत्म करो, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करने के लिए तैयार। ज्वाइंट कमिश्नर की माने तो सब्जी मंडी में रेहड़ी वालों ने जाम और आम लोगों के लिए परेशानी का हाल बनाया हुआ है। इसको लेकर के उन्होंने रेहड़ी वालों से व्यवस्था को सुधारने की अपील की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,70,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 402 लोगों की मौत हुई है। 1,09,345 मरीज रिकवर हुए। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से पांव पसार रहा है। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 6,041 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 43,211 नए मामले सामने आए हैं। 19 लोगों की मौत हो गई है। असम में कोरोना का कहर जारी है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,348 मामले सामने आए हैं। 5 संक्रमितों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,383 केस सामने आए हैं। एक दिन में 34 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 8,841 नए केस हैं। 6 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 3,394 मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में ओमिक्रॉन का एक भी नया केस नहीं है। प्रदेश में ओमिक्रॉन की कुल संख्या 169। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 केस एक्टिव हैं, जबकि 160 मरीज इससे रिकवर हो चुके हैं। गुड़गांव में कोरोना के 3,897 नए मामले हैं। एक्टिव केस 13,253 हो गए। फरीदाबाद में कोरोना के 1,106 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 5,762 हो गए। कैथल में कोरोना के 59 नए मामले हैं। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 11,661 हो गई है। 349 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से तो शाम के बाजारों में भीड़ कम हो गई है। इस दौरान दुकानों की बिक्री नहीं हो रही। इस वजह से दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि लोग अभी बीमारी के प्रति जागरूक हो रहे हैं, घरों से कब बाहर निकलते हैं। हालांकि ग्राहक कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। जींद जिला स्वास्थ्य विभाग आरबीकेएस योजना के तहत बच्चों का इलाज करवाने के लिए प्रदेश का नंबर 1 जिला बन चुका है। जिले में अप्रैल 2021 तक बच्चों के इलाज पर 33,22,000 रुपए खर्च हुए हैं, जबकि बजट के अनुसार 2 लाख रुपए प्रति तिमाही के अनुसार एक जिले को रुपए मिलता है। कुरुक्षेत्र के पेहुआ स्थित गुमथला गढ़ू गांव से पूर्व मंत्री स्वर्गीय जसविंदर संधू के बेटे और इनेलो नेता गगन संधू को एसआईटी की टीम ने काबू किया था। इसके बाद पेहुआ पुलिस ने गगन संधू को पेहुआ कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गगन संधू को 17 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गगन संधू के बड़े भाई जसतेज संधू ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। जसतेज संधू ने कहा कि काफी समय से वो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। इसकी भड़ास निकालने के लिए पेहुआ से विधायक ने रंजिश के चलते गगन संधू के झूठे केस लगवाए। अंबाला के बाल सुधार गृह में 17 साल की किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पूरे मामले की जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है। 17 साल के किशोर को फतेहाबाद से चोरी के मामले में अंबाला के बाल सुधार गृह लाया गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी। पलवल में होडल के अपराध शाखा पुलिस ने 2 युवकों से भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोलियां बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। रतला विधानसभा क्षेत्र में आईएमटी औद्योगिक एरिया के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के 5 गांव के किसान आज धरना समाप्त होने के बावजूद अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर के पटना के विधायक नयनपाल रावत के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मौके पर भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। उन्होंने अपनी बात विधायक के समक्ष रखी। इस पर विधायक नयनपाल रावत ने बताया कि इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा की है। विधायक के आश्वासन पर किसान संतुष्ट नजर आए। अपील की कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हुए बदलाव को लेकर कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा किसानों को भ्रमित करने के मामले पर भी विधायक नयनपाल रावत ने उन्हें आड़े हाथों लिया। विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि वो लोगों की वजह से आज सत्ता में है, उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। 5 गांव के किसानों ने उनके कहने पर धरना समाप्त किया। उचाना में यूरिया की किल्लत से किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अलग अलग जगहों पर बने बिक्री केंद्रों के आगे किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। किसानों ने बिक्री केंद्र मालिकों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले डीएपी और यूरिया लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। खंड कृषि अधिकारी का कहना है कि बिक्री केंद्रों पर टीम ने निरीक्षण किया है, खाद की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई है। पलवल होडल पुलिस ने नेशनल हाईवे 19 पर हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 80 लाख रुपए का 137 किलो का गांजा बरामद किया है। मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए तीनों आरोपी पलवल जिले के रहने वाले हैं। तीनों आरोपी इस गांजे को छत्तीसगढ़ जिले से लेकर के पलवल जिले में बिक्री के लिए लेकर के आ रहे थे। हॉलीडे पैकेजने के नाम पर बैंक प्रतिनिधि बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। गिरोह के 4 सदस्यों को साइबर अपराध थाना फरीदाबाद ने गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मनोज कुमार से इसी तरह का झांसा देकर के 9,89,76,76 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इस पर उपरांत शिकायतकर्ता मनोज कुमार ने इसकी शिकायत थाना साइबर अपराध में लिखित दरख्वास्त दी है। कस्बा तरावड़ी के लियानी रोड पर बरसाती नाले में लगते खेतों में एक युवक का शव नग्न अवस्था में मिला है। खेत के मालिक ने जब शव को खेत में पड़ा देखा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी। साइबर सेल पुलिस ने सिरसा जिले में गुम हुए मोबाइल को बरामद किया है। करीब 20 मोबाइल बरामद करके बरनाला रोड कार्यालय में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने वारिसों को सौंपे। लोगों ने मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने जांच शुरू की है। जांच के बाद दर्जनों मोबाइल बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए मोबाइल में से 20 मोबाइल मालिकों को सौंप दिए गए। उपमंडल के गांव डांगरा में मंदिर की चौपाल का ताला खोलने को लेकर के हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ताला खोलने की बात की जब उन्होंने मना किया तो आरोपियों ने उन पर लोहे की रॉड और ईंटों से हमला कर दिया है। लड़ाई और का शोर सुनने के बाद ग्रामीण आए, उनको छुड़वाया। घायल दोनों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान शिवपाल की मौत हो गई। डीएसपी विरम सिंह ने बताया कि मृतक के भतीजे मनोज कुमार ने पुलिस को बताया है कि अपने चाचा शिशपाल के साथ डांगरा के पशु अस्पताल में मौजूद था। दुर्गा में एनएसजी में करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ है। एसआईटी की पूछताछ में बीएसएफ में बतौर डिप्टी कमांडेंट ने अपना गुनाह कबूल किया है। शेयर बाजार में करोड़ों गंवाने के बाद डिप्टी कमांडेंट ने करोड़ों की ठगी की साजिश को रचा। बीवी बहन के साथ योजनाबद्ध तरीके से 125 करोड़ की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात प्रवीण यादव लग्जरी गाड़ियों का था शौकीन। एसआईटी ने उसके कब्जे से लैंड रोवर, बीएमडब्ल्यू, वॉल्वो, मर्सिडीज सरीखी 7 लग्जरी गाड़ियां बरामद की। कैंटर गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने लूट की नीयत से फायर करके सभी टायरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। जान बचाकर गाड़ी का चालक और परिचालक रिपीटर नाका चौकी में गए तो वहां भी उनके साथ मारपीट की गई। नूंह पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के संबंध में मामला दर्ज करके अज्ञात बदमाशों की जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ताओं को शक है कि लूट की नीयत से उनकी गाड़ी के टायरों पर फायरिंग करने वाले लोग पुलिस जवानों के अलावा गौरक्षा दल के सदस्य भी हो सकते हैं। नूंह पुलिस ने पत्रकारों को बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की गहनता से जांच हो रही है। पलवल में आगरा चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक से रुपए निकालकर निकली महिला के बैग से 38,000 रुपए और कागजात चोरी हो गए। महिला ने कहा कि पासबुक में एंट्री के दौरान 2 अज्ञात महिलाओं ने बैग से रुपए निकाल लिए हैं। पुलिस ने अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। पानीपत के शास्त्री नगर में 4 साल का बच्चा संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक गायब हो गया। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का कोई पता नहीं चला। बता दें कि पानीपत से हर साल ज्यादा तादाद में बच्चे गायब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अनिल विज जिला कृष्ण निवारण की समिति में एसआईटी गठित करके मामलों की जांच करने के निर्देश भी दे चुके हैं। फरीदाबाद में सीरियल किलर सिंहराज की शिकार हुई बच्चियों के परिजन समय पर पुलिस कार्रवाई न होने से खफा है। मामले में पुलिस आरोपी सिंहराज को पकड़ा भी, लेकिन उसे उम्र दराज होने की बात कहकर छोड़ दिया गया। परिजनों ने बताया कि अधेड़ उम्र का होने के कारण किसी ने सिंहराज पर शक नहीं किया, जबकि वो सभी बच्चे जिनकी हत्या हुई उनके परिजनों का परिचित था।
टोहाना पुलिस ने 7 चोरी की बाइक समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के घर से एक साथ चोरी के 7 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फतेहाबाद के रतिया, टोहाना और विभिन्न इलाकों की ये बाइक बताई जा रही है। करनाल में युवक की हत्या के मामले को लेकर के मोर्चरी हाउस के बाहर चल रहा परिजनों का धरना समाप्त हो गया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। इसके बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आधी जनवरी बीतने के बाद भी ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के साथ कोहरे का असर भी जबरदस्त तौर पर देखने को मिल रहा है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया है। दिल्ली जैसे हालात यूपी के बरेली, लखनऊ, गोरखपुर में भी हैं। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में सर्दी का प्रकोप में वृद्धि दर्ज की गई। वहीं हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम हो गया है। प्रदेश के हिसार जिले का न्यूनतम तापमान 4.3 और पंजाब के बठिंडा में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। अधिकतम तापमान महज 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया। प्रदेश में भी ठंड और कोहरे की मार जारी है। झज्जर में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही है। इसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। कोहरे और धुंध के चलते रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। हाल ही के दिनों में हुई बारिश के बाद से ही कोहरे और धुंध की शुरुआत हुई।